चट्टानी एकता ही भारत की सुरक्षा की गारंटी। स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर देना होगा बल, रक्षा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। यूक्रेन के काम नहीं आया अमेरिका और नाटो, सबने उकसाया, युद्ध होने पर कदम पीछे खींचे। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा दिल की सुनते आया है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी असीम ताकत का अंदाजा उस पर पड़ी भारी से भारी विपदा के वक्त ही हो पाया है। भारत की ताकत उस हनुमान जैसी है जिन्हें पता ही नहीं था कि वो कितना शक्तिशाली हैं। वो एक छलांग में 100 योजन समुद्र लांघ सकते हैं। युग सहस्त्र योजन पर स्थित भानु को फल समझकर लील सकते हैं। जैसे जैसे हनुमान अपने दुश्मनों से टकराते, वैसे वैसे उन्हें अपनी ताकत का भान हुआ करता। भारत की ताकत भारत की जनता है और भारत की कमजोरी भी भारत की जनता ही है। जब जब भारत की जनता एक हुई, वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को धराशायी कर गई। लेकिन जब जब भारत की जनता का विभाजन हुआ, भारत कमजोर हुआ। यहाँ तक कि भारत सैकड़ों सालों तक गुलाम भी रहा। 21वीं सदी के दूसरे दशक में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, जो भारत को भी एक संदेश दिया है। ये संदेश है कि चट्टानी एकता ही देश की सुरक्षा की गारंटी है। रूस यूक्रेन युद्ध से मिल रहे इस संदेश की बाबत आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। संसार का नियम है कि अगर आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो आपकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आएगा। अंधेरे में तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ दिया करती है। ठीक यही नियम चाहे वो आम इंसान हो या इंसानों का शहर या राज्य हो या देश, सभी पर लागू होता है। कुदरत का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया में वही सरवाइव करता है जो इस दुनिया के लिए फिट है, अन्यथा उसे हर पल दबाया या कुचला ही गया है। अगर खुद को मजबूत करना है तो आत्मनिर्भर बनना ही होगा। भारत को मजबूत करना है तो आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर अमल करना ही होगा। उधार की जिंदगी से आप खुद को खोखला कर दूसरों को मजबूत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, वो दूसरों को मजबूत करता जाएगा और खुद खोखला होता जाएगा। आज रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। रूस को अपनी ताकत पर भरोसा है तो वो यूक्रेन को धूल चटा रहा है, लेकिन यूक्रेन अन्य देशों की ताकत को अपनी ताकत मान बैठा था। जब विपदा आई तब कोई भी देश उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उसका इस्तेमाल कर उसे बलि का बकरा ही बना दिया। अपने हितों को देखते हुए ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका तालिबान के हाथों में अफगानिस्तानियों का भविष्य छोड़ रातों रात भाग खड़ा हुआ था। ऐसे में वो यूक्रेन के लिए रूस से दो दो हाथ कर लेगा, इसके बारे में यूक्रेन को गलत फहमी हो सकती है, दुनिया को नहीं। दुनिया जानती है कि अमेरिका वही करता है जिसमें उसका हित निहित होता है। दोस्ती के नाम पर हथियार भी उसे ही देता है जो उसकी कीमत अदा करता है। उधार में तो अब वो अनाज भी नहीं देता जो कभी वो दान में देता था। आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत की बरबस याद आ रही है। जब बिपिन रावत जीवित थे तब वो बार बार कहा करते थे कि भारत को स्वदेशी हथियारों और तकनीकी की जरूरत है। भारत को अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है। शायद बिपिन रावत अब स्वर्गीय विश्व में आने वाले खतरों से परिचित थे। CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारतीय सैन्य बल बहुत जटिल और अनिश्चित माहौल में काम कर रहे हैं। अगर भारत की सैन्य ताकत मजबूत नहीं होगी तो भारत के विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं। ये सही बात है कि मजबूत सेना के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना भी जरूरी है। भूखी सेना सही में युद्ध नहीं लड़ सकती है और सच्चा सैन्यकर्मी कभी भूखी जनता पर गोली भी नहीं चला सकता। ये विश्व युद्ध में देखने को मिला था जब रूसी सेना ने ही अपने अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। सेना ने कहा था कि दुश्मन देश के लोग भूखे हैं, रोटी के लिए लूट पाट कर रहे हैं, हम उन पर गोली नहीं चला सकते।
एक अध्ययन के मुताबिक रूस अपनी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% रक्षा पर खर्च करता है। भारत का रक्षा बजट जीडीपी का 2.1% है। भारत अभी अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर काफी ज्यादा निर्भर है। रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की त्योरियां जैसे चढ़ी हुई हैं, उससे प्रतिबंधों की आंच भारत तक भी पहुंच सकती है। गनीमत यह है कि भारत ने हाल के दिनों में रूस के साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। इसके चलते वो सभी के साथ मोल तोल करने की हैसियत में है। ये निश्चित रूप से उसकी कूटनीतिक सफलता है। भारत की राजनीति भी भारत की ही एक कमजोर कड़ी है। राजनेता कभी कभी भूल जाते हैं कि वे कहां उंगली उठा रहे हैं। ये सही है कि उनकी मंशा देश के अहित की नहीं होती होगी, लेकिन सिर्फ सत्ता पर काबिज लोगों को टारगेट कर ये भूल जाना कि वो टारगेट किस सेक्टर पर कर रहे हैं, ये उनकी नासमझी ही कही जा सकती है। आज के युग में अगर कोई राजनेता भारत के रक्षा बजट की कटौती की पैरवी करता है तो या तो वो उसकी नासमझी है या उसे देश से कम लगाव है। सबको पता है कि चीन और पाकिस्तान की मंशा क्या है। रक्षा बजट में कटौती की पैरवी करने वालों को अब ये समझ लेना चाहिए कि ये खतरे से खाली नहीं है, खास तौर से तब जब आपके पड़ोस में परमाणु हथियारों का जखीरा लिए दुश्मन बैठा हो, रह रह कर गोला बारूद बॉर्डर पर चला रहा हो। यूक्रेन हमारे सामने एक जीता जलता बर्बाद होता नमूना है। रूस यूक्रेन के युद्ध से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें आत्मनिर्भर भारत पर तेजी से फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें जिस भी सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है उसे अभी से मजबूत करना चाहिए। पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए भारत को आर्थिक, औद्योगिक, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ना ही होगा। आत्मनिर्भर भारत का फॉर्मूला घर घर में लागू करना ही होगा। इंपोर्ट से ज्यादा हमें खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर काम करना ही होगा। किसी भी हाल में हमें चीन से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका समेत अन्य नाटो देश के सभी प्रतिबंधों के खतरों को धता बताते हुए अगर यूक्रेन पर चढ़ाई कर सके तो इसके पीछे रूस को अपनी अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। उसे अपनी ताकत और क्षमता की पहचान है। भारत को भी पता है कि उसे सबसे ज्यादा खतरा किस देश से है, उसके पड़ोसी चीन और दान में दिए पाकिस्तान से। चीन जब चाहे भारत के प्रति पाकिस्तान को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए, भविष्य में अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला बोलने की हिमाकत करते हैं तो क्या होगा। आज की स्थितियों को देखते हुए हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कोई दूसरा हमें बचाने के लिए आ जाएगा। हमें जो कुछ करना है अपने बूते ही करना है। एक कहावत भी है, जब तक करे पूता पूता तब तक करे अपने बूता। भारत को आगे का रास्ता स्वदेशीकरण का ही चुनना है। दुनिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत की है, लेकिन सैन्य क्षमता के मामले में चीन के मुकाबले भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। हाल में 140 देशों की सेनाओं पर आधारित ग्लोबल फायर पावर एनुअल डिफेंस रिव्यू जारी किया गया। इसमें कहा गया कि दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना भारत की है। जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, आज भारत की सैन्य ताकत उनसे बहुत आगे निकल गई है। भारत को करीब 200 साल तक गुलाम बनाने वाले अंग्रेज आज सैन्य ताकत के मामले में भारत से बहुत पीछे हैं। सबसे ताकतवर देशों की सूची में ब्रिटेन का 8वां स्थान है, जिससे भारत 4 कदम आगे है। सैन्य बजट के मामले में विश्व रैंकिंग में अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि ब्रिटेन 5वें नंबर पर। आजादी के समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। आज ये संख्या लगभग 14.5 लाख तक पहुंच गई है। भारत को 75 साल में 5 युद्ध लड़ने पड़े। भारत ने हर विपत्ति का डटकर सामना भी किया। भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय की बदौलत वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति में नाम दर्ज करा पाया। 1947 का भारत पाक युद्ध 14 अगस्त 1947 को लाखों लोगों के रक्त से पाकिस्तान ने अपने इतिहास का पन्ना लिखा था। अभी वो रक्तिम सिहाई सूखी भी नहीं थी कि 2 महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारी वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे, बल्कि कबायली थे और उनके साथ थे उन्हीं के वेश में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी।
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश से 5000 से अधिक कबायली 22 अक्टूबर 1947 को अचानक कश्मीर में घुस आए। उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें और मोर्टार थे। उनका इरादा श्रीनगर पर कब्जा करने का था। इसी उद्देश्य से कश्मीर घाटी, गुरेज सेक्टर और टिटवाल पर भी हमला किया गया। इस अभियान को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया गया। सबसे बड़ा हमला मुजफ्फराबाद की ओर से हुआ। मुजफ्फराबाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहां के नागरिक मारे गए, महिलाओं से बलात्कार किया गया। मुजफ्फराबाद को तबाह करने के बाद कबालियों का अगला निशाना थे उरी और बारामूला। 23 अक्टूबर 1947 को उरी में घमासान युद्ध हुआ। हमलावरों को रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में वहां मौजूद सेना उरी में वो पुल ध्वस्त करने में कामयाब हुई जिससे हमलावरों को गुजरना था। एक पठान की गोली लगने से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वहीं शहीद हो गए, लेकिन हमलावर आगे नहीं बढ़ पाए। भारतीय सेना का जवाब। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह इस अचानक हमले से स्तब्ध थे। 24 अक्टूबर को उन्होंने भारत से सैनिक सहायता की अपील की। महाराजा हरि सिंह ने उसी दौरान 26 अक्टूबर को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उसके तुरंत बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में कबालियों का सामना करने के लिए विमान और सड़क मार्ग से पहुंच गई। वर्ष 1947 में नवंबर का महीना आते आते भारतीय सेना ने कबालियों को घाटी से लगभग खदेड़ दिया। 9 नवंबर को 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बारामूला को आक्रमणकारियों से मुक्त कराया और 4 दिन बाद उरी से हमलावरों को भागना पड़ा। इस प्रकार भारतीय सेना ने कश्मीर बचाने का अपना प्राथमिक लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय सेना ने 14 सितंबर 1948 को जोजिला की दुर्गम ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त कर लेह को सुरक्षित बचा लिया। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा की गई। हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों द्वारा कब्जाए गए 8,42,383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिया था। 1962 का भारत चीन युद्ध। आजाद भारत का दूसरा युद्ध चीन के साथ लड़ा गया। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और अन्य इलाकों में हमले शुरू कर दिए। युद्ध के दौरान भारतीय जवान दशकों पुरानी 303 बंदूक के सहारे लड़ रहे थे, तो चीनी सैनिकों के पास मशीन गन थी। इसके बावजूद रेचांगला दर्रे में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 113 भारतीय जवान 1000 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। इस दौरान चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना बेहतर थी, लेकिन उसे हमला करने का आदेश नहीं दिया गया। वायुसेना से मदद मिली होती तो नतीजा भारत के पक्ष में हो सकता था। उस युद्ध का अंत 20 नवंबर 1961 को चीन की ओर से युद्ध विराम के ऐलान के साथ हुआ। 1965 में भारत ने पाकिस्तान को दोबारा धूल चटाई। ये भारत के साथ पाकिस्तान का दूसरा युद्ध था, जिसे दूसरे कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये जंग 22 दिनों तक चली। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के कारण हुई, जिसके तहत उसने कश्मीर में सेना की घुसपैठ कराने की योजना बनाई थी। पाकिस्तानी सेना के करीब 30,000 जवान स्थानीय लोगों की वेशभूषा में कश्मीर में घुसपैठ कर गए। इसकी भनक भारतीय सेना को लग गई। युद्ध छिड़ा और इस युद्ध में पाक ने ताकतवर पैटर्न टैंक इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के प्रहार का सामना पाकिस्तान नहीं कर पाया। उसे हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में बड़े स्तर पर भारत ने अपनी नौसेना का भी इस्तेमाल किया। युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेक दिए थे। ये लड़ाई जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी इसकी जीत की भूमिका है। इस लड़ाई की कहानियां, किस्से आज भी लोगों के अंदर देशभक्ति के जज्बे को कई गुना बढ़ा देती है। इस युद्ध में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के सरेंडर के साथ ही जंग में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली थी। पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश नाम से एक नए देश का जन्म हुआ। 1971 की लड़ाई में भारत आधुनिक तौर पर सशक्त नहीं था। उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। युद्ध में भारत की तीनों सेनाओं के समन्वय ने शानदार जीत दिलाई। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में 93,000 पाक सैनिकों को
आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला में समझौता हुआ। इसके बाद सभी युद्ध बंदियों को सकुशल पाकिस्तान भेज दिया गया। 1999 का कारगिल युद्ध। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध 3 मई से 26 जुलाई तक चला। श्रीनगर से 215 किलोमीटर दूर कारगिल की पर्वतीय चोटियों पर पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने दावा किया था कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों को खदेड़ दिया। इस युद्ध में भारत के 597 सैनिक शहीद हो गए। इस युद्ध में तोप ने निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन एक समय तोप के गोलों की कमी महसूस की गई। इजराइल ने युद्ध में तकनीकी तौर पर भारत की बड़ी मदद की। इन 5 युद्ध के 5 सबक। पहला, युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जरूरी है। दूसरा, सीमा की सुरक्षा के लिए स्वदेशी तोप, टैंक और अन्य आधुनिक हथियार रखना जरूरी है। तीसरा, विदेश नीति आदर्शवाद की बजाय यथार्थवाद पर आधारित होना चाहिए। चौथा, खुफिया एजेंसियों को मजबूत करने की जरूरत है। पांचवा, सीमावर्ती पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में सड़क समेत अन्य जरूरी निर्माण ताकि सेना की गति बढ़ाई जा सके। भारत में सेना के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो सेना को भविष्य में इंसानी ताकत की बजाय तकनीकी ताकत से लैस करना है। इसके लिए सेना ने नई प्रौद्योगिकी के 5 क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और बिग डेटा एनालिटिक्स। इस बात पर शोध हो रहे हैं कि किस रूप में इन तकनीकों का सेना में इस्तेमाल हो। सेना की प्रशिक्षण कमान ने कुछ समय पूर्व एक वैज्ञानिक अध्ययन कराया था कि किस प्रकार भविष्य में सेना को नई तकनीकों से लैस कर सशक्त बनाया जा सकता है। इस अध्ययन के आधार पर आगे बढ़ने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें 5 प्रौद्योगिकियों पर आगे कार्य करने का फैसला लिया गया है। हाल में आर्मी डिजाइन ब्यूरो के तहत 2 प्रोजेक्ट आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड और आर्मी टेक्नोलॉजी फंड के जरिए मंजूर किए गए हैं। क्रमशः 36 और 23 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से सेना में उपरोक्त तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर शोध किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के जरिए सेना सीमाओं की निगरानी के उपाय सुनिश्चित कर सकती है। इस प्रकार रोबोटिक्स तकनीक के इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां जवानों की तैनाती बेहद कठिन एवं महंगी है। क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक से सूचनाओं के आदान प्रदान को तीव्र एवं सुरक्षित बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वांटम तकनीक को हैक नहीं किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय कार्य को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए किया जा सकता है, जबकि बिग डेटा एनालिटिक्स के जरिए सुरक्षा संबंधी आंकड़ों के व्यापक और तीव्र विश्लेषण किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को जो सिखाया है उसके अनुपालन का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है। अब ये बात सभी को समझनी होगी कि भारत को मजबूत उसकी आत्मनिर्भरता ही बना सकती है। भारत की जुगाड़ टेक्नोलॉजी में सिद्धि भी उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। इसलिए अब समय अंदर से मजबूत होने का ही नहीं, दिखाने का भी है। और उससे भी जरूरी यह है कि जब देश की बात आए, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की बात हो, तो विपक्ष को अपना राजनीतिक चश्मा कुछ देर के लिए उतार फेंकना चाहिए। उसे सुरक्षा बलों से, सैन्य बलों से प्रमाण नहीं मांगना चाहिए, बल्कि ये नारा लगाना चाहिए, सेना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश तुम आगे बढ़ो, हम पग पग पर साथ हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।